मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गिरजेश कुमार वाला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत एन इल्जे रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड नामक कविता पढ़ेंगे। एक्चुअली इस पोयम को थॉमस ग्रे ने कंपोज किया था। आइए हम थोड़ा सा थॉमस ग्रे के ऊपर फोकस कर दें। थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन इन 1716. He was educated at Eton and Cambridge. He worked as a professor of history at Cambridge. He was one of the most learned men of his time. He remained bachelor and died in 1771. एक्चुअली इस कविता में थॉमस ग्रे ने साधारण, अनपढ़ और उन अज्ञात व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जो अपनी कब्रों में हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। और लोगों को इस कविता के माध्यम से लोगों को कवि ये शिक्षा देने की कोशिश करता है कि जो लोग उच्च कुल में पैदा हुए हैं या जिन्हें अपने धन का घमंड है, जिन्हें अपनी शक्ति का घमंड है या जिन्हें अपनी सुंदरता पे अभिमान है, वो लोग अपनी इन चीजों पर अभिमान ना करें। ये सभी वस्तुएं एक न एक दिन समाप्त हो जाती हैं और हमारी जीवन यात्रा का जो अंत है वो मृत्यु है और वो सभी को निश्चित रूप से आती ही आती है। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो ये कविता न केवल एक सात्विक विचारधारा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है बल्कि जीवन का जो लक्ष्य है उसको भी दर्शाती है। तो अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट थॉमस ग्रे पेज हिज ट्रिब्यूट टू द सिंपल, ignorant and unknown people who are lying buried in their graves. He advises the people not to be proud of their noble virtue, wealth, power and beauty. All of these things die one day. The end of our life's journey is death, and which is certain to all. तो ये तो पोयम के बारे में रहा। एक्चुअली अब हम स्टेंजा देखते हैं। लेट अस कम टू द फर्स्ट स्टेंजा। द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द lee, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू। यहाँ पे देखिए द कर्फ्यू, कर्फ्यू मीन्स होता है गिरजाघर की घंटी और टूल्स मीन्स होता है रिंग यानी कि बजना। द नेल, नेल मीन्स होता है द साउंड ऑफ द बेल यानी कि घंटी की आवाज। पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स होता है दिन के समाप्त होने का, ठीक है। द लोइंग हर्ड, लोइंग हर्ड रंभाते हुए जानवरों का झुंड। वाइंड स्लोली, वाइंड होता है आ रहा है, स्लोली धीरे धीरे, ओवर द ली मीन्स होता है चारागाह। द प्लाउमैन यानी कि किसान, होमवर्ड माने घरों की तरफ, प्लॉट्स मीन्स होता है आ रहा है, कैसे, हिज वेरी वे थके हुए रास्ते से, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। एक्चुअली यहाँ पे कवि कहता है कि शाम के समय गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि दिन समाप्त होने वाला है और सभी स्थानों पे अंधेरा छा जाएगा। रंभाते हुए, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द lee, रंभाते हुए जानवरों का जो झुंड है, पशुओं का जो झुंड है, वो चरागाह से घर की तरफ धीरे धीरे चला आ रहा है। किसान भी पूरे दिन के परिश्रम से थक गया है और वह भी धीरे धीरे लौट रहा है। ये सभी बातें बताती हैं कि दिन समाप्त होने वाला है और सभी स्थानों पे जल्दी अंधेरा हो जाएगा। कवि यहाँ पे सोचता है कि अब पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा और मैं भी इस अंधेरे में अकेला रह जाऊंगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा है, यानी कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। द पोएट इज सिटिंग इन द कंट्री चर्चयार्ड, देयर आर मेन लाइंग वरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स ऑल अराउंड द चर्चयार्ड, द डे इज गोइंग टू बी इन। ही सेज दैट द इवनिंग बेल्स आर रिंगिंग एंड टेलिंग द पीपल दैट द डे इज टू बी ओवर एंड सून there will be darkness everywhere. The wind is blowing very slowly. The cattle are returning home and they are very eager to see their
young ones. The farmer is tired of his whole day labor and he is also returning home slowly. So all these things indicate that the day is going to be over and there will be darkness everywhere. The poet will be left alone. Let us come to the actually ये जो कविता है इसमें जो गांव के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो कब्रों में दफनाए गए हैं, उन्हीं लोगों के बीच में कवि आज खड़ा है और ये सब सारी चीजें सोच रहा है. तो लेट अस कम टू द सेकंड स्टेंजा. एक्चुअली बीनीथ, बीनीथ में होता है नीचे, दोज रस्ड, रस्ड में होता है कुरूप भद्दे, रफ, इल्म्स, इट इज वन काइंड ऑफ ट्री दैट एज ट्री, सदा ए ट्री यानी कि सदाबहार पेड़. शेड में होता है छाया, वेयर हीप्स, हीप्स में होता है ढेर, दी टर्फ में होता है सूखी पत्तियां, इन मेनी माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग होता है कोई चीज जैसे भहरा के गिरना, ढह करके गिरना, जैसे मान लीजिए मिट्टी का ढेर है तो वो ढह करके भरा के गिर रहा है, और हिप में होता है जान ही रहे ढेर. ईच इन हिज नैरो सेल, नैरो सेल सकरी कोशिका से, यहां से सेंस है कब्र से. फॉर एवर लेट द रूड फोर फादर, फोर फादर यानी पूर्वज, रूड होता है असभ्य, ऑफ द हेमलेट, हेमलेट होता है ग्रामवासी, स्लीप, स्लीप होता है सोए हुए अर्थात हमेशा के लिए लेटे हुए. एक्चुअली इस स्टेंजा में कभी छोटी छोटी कब्रों और उनमें दफनाए हुए मृतकों के विषय में सोचता है. वो कहता है कि कुछ कब्रें इल्म यानी कि ये जो एक प्रकार का जंगली पेड़ है उसके पेड़ों के नीचे यानी कि उसकी छाया में बने हुए हैं, कुछ ये नामक सदाबहार जो पेड़ हैं उनकी छाया में बने हुए हैं. कब्रिस्तान में प्रत्येक स्थान पे एकदम सूखी घास है, टर्फ है, सूखी घास है, कब्रें मिट्टी के ढेर के समान हैं और वे बहुत तंग हैं यानी कि बहुत छोटी छोटी सकरी सकरी हैं. गांव के गरीब और असभ्य ग्राम लोग जो हैं और इनके जो ग्रामवासी जो पूर्वज हैं वह इन कब्रों में दफना दिए गए हैं और वे हमेशा हमेशा के लिए इन कब्रों में लेटे हुए हैं अर्थात वे कभी भी अपनी चिर निद्रा से नहीं जगेंगे. तो यानी कि इन दिस स्टेंजा द पोएट थिंक्स अबाउट द स्मॉल ग्रेव्स and the dead bodies buried there. He says that some graves are under the elm trees, where some are shade of the yew tree. There is dry grass everywhere in the graveyard. The graves are like the heaps of earth, and they are very narrow. Poor and uncivilized common people of the village are lying buried in these graves, and they will never wake up. तो ये था इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन. बहुत ईजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो एक्चुअली थॉमस ग्रे ने बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम यथार्थ सत्य प्रस्तुत किया. देखिए आप जब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे, देखिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा देखिए कि गांव का कब्रिस्तान है, उसमें छोटे छोटे कब्र हैं, इसमें छोटे हैं वो डेड बॉडीज दफनाई गई हैं. तो ये सब चीजें जो पिक्चोरियल क्वालिटी एकदम आपको नजर आएगी. तो ये था ये स्टेंजा. नेक्स्ट स्टेंजा पे हम चलते हैं. चूंकि ये पोएम थोड़ी सी लंबी है तो बहुत ज्यादा समय न लेकर के हम आपको सीधे नेक्स्ट स्टेंजा पे लेके आते हैं. ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रिजी मींस होता है सुगंधित ताजी. द कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न सुबह की एकदम ताजी जो शुद्ध हवा है. द स्वालो ट्विटरिंग, स्वालो मींस होता है अबाबिल और ट्विटरिंग मींस होता है चहचहाना, ट्विटर से बना हुआ है. फ्रॉम द स्ट्राबोल्ट सेट, स्ट्राबोल्ट, स्ट्रा मींस होता है घास और तिनके से बने हुए घोंसले. एंड द कॉक्स श्रिल क्लिरेशन, कॉक्स श्रिल, श्रिल मींस होता है तिछ तेज और क्लिरेशन होता है बांक की आवाज. और द इकोइंग हॉर, इकोइंग मींस होता है गूंजने वाली आवाज, गूंजने वाली बात. नो मोर सेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड. यहां पे एक्चुअली कभी कह रहा है कि ये प्रातः काल की जो सुगंधित, जो गंध से परिपूर्ण, जो ताजी जो हवा है, जो मंद गति से धीरे धीरे बह रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी निद्रा से जग जाता है और ये जगाने के लिए पुकार रही है. छोटे छोटे पक्षी अबाबिल जो हैं वो घास और तिनके से बने हुए घोंसलों से चहचहा रहे हैं. ठीक है, मुर्गा भी आपने देखा होगा सवेरे सवेरे मुर्गा भौंक देता है. तो मुर्गे की तेज भौंक की आवाज, शिकारियों के बिगुल की जो आवाज है, ये भी मिलकर के इन
छोटे छोटे कब्रों में दफनाए गए जो ग्रामवासी हैं, इनको इनके कब्रों से जगा नहीं सकते। देखिए, तो in this way the poet says that the morning is pleasant with a fragrant smell and the light breezes calling everybody to get up from sleep. The small vines swallows are excited at the pleasant morning and they are twittering. The ababil, ठीक है, the birds are twittering in their straw nest, and the cocks are also making loud, stimulating the clear calls. The reflecting sounds made by some at all distance is excited too. यानी कि the echoing hearts of the hunters, शिकारियों के बिगुल की भी आवाज. But all these things are unable to rouse the poor dead villagers from their sleep who lay buried in their graves. तो ये था इस स्ट्रेंजा का एक्सप्लेनेशन। आइए हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल। एम्बिशन महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा यहां पे देखिए, एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर नॉर ग्रांडेड हियर विद डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ लाइफ। यानी कि इस स्टेंजा में कवि कहता है कि वे लोग, जो लोग यहाँ इन कब्रों में दफनाए गए हैं, वो बड़े साधारण लोग थे। देयर होमली जॉय, उनका जो आनंद था वो भी बड़ा साधारण था। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, उनके भाग्य ने उनका कभी साथ नहीं दिया। उनके जीवन में उनका भाग्य जो है कभी उनका साथ नहीं दिया। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, मॉक्स में होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना या उपहास पूर्वक सुनना, देयर यूजफुल टॉयल। तो ये जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इन्हें इन छोटे लोगों की, इन साधारण लोगों के, सिंपल जो ग्रामवासी हैं, इनके उपयोगी श्रम की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, घृणा पूर्वक नहीं देखना चाहिए। नॉट ग्रांडेड हियर विद डिस्डेनफुल स्माइल, यानी कि इनके क्रियाकलापों को सुन करके घृणा पूर्वक मुस्कान नहीं बिखेरनी चाहिए बड़े लोगों को, महत्वाकांक्षी लोगों को। द शॉर्ट एंड सिंपल द एनल्स ऑफ द पुअर, यानी कि ये जो ग्रामीण, जो गरीब ग्रामवासी हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए इन कब्रों में दफनाए गए हैं, इनका जीवन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, बहुत सिंपल था, उनका बहुत बड़ा ख्वाब भी नहीं होता था। तो इसका यह मतलब नहीं कि जो बड़े लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो भाग्यशाली लोग हैं, वो उनकी खिल्ली उड़ाएं या मजाक उड़ाएं। तो इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द पीपल हु आर वरीड हियर आर वेरी सिंपल एंड यूजफुल। दे वर्कड हार्ड for the nation, fate never favored them, yet they were always contented. The history of their life is very short and simple, so the rich and great people should not laugh at them, they should not see them with hatred. तो देखिए कितना इजी, बहुत ही सिंपल शब्दों में पोएट ने इस कविता को लिखा है। एक्चुअली ये जो कविता है ये काफी बड़ी है, ग्रेजुएशन में प्रेस्क्राइब भी है। ग्रेजुएशन में आप जब जाएंगे आफ्टर इंटरमीडिएट तो यू हैव टू स्टडी, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंटरमीडिएट में थोड़ा सा ये जो एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चार्ड जो ये पोयम है थॉमस ग्रे, इसका थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पोयम है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राइट, ये देखिए, इट इज द लास्ट स्टेंजा in this poem which is prescribed in intermediate. It is not actual the last stanza of the poem. Actually ये जो थोड़ा सा हिस्सा इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब है उसका ये अंतिम स्टेंजा जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राइट, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ यूर गिव अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। बहुत ही बेहतरीन, बहुत। और लास्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। और अब मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द बोस्ट, बोस्ट में होता है सेखी मारना। हेरल्ड राइट, हेरल्ड राइट यानी कि उच्च कुल में, बड़े कुल में पैदा होना। द पंप ऑफ पावर, पंप का प्रदर्शन करने वाले, दिखावा करने वाले, पावर बने शक्ति।
and all that beauty, all the wealth. यानी कि दी बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, उच्च कुल में पैदा होने की सेखी मारने वाले, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, दी पंप ऑफ पावर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जिन्हें अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान है। आपने देखा होगा जो लोग थोड़े खूबसूरत होते हैं, ईश्वर ने अगर खूबसूरत बनाया है तो उन्हें थोड़ा सा अपने खूबसूरती पे अभिमान भी रहता है। तो कभी यहाँ पे देखिए सभी लोगों को, चाहे वो उच्च कुल में पैदा हुए हों, चाहे धनाढ्य लोग हों, चाहे बड़े खूबसूरत क्यों न हो, और एक प्रकार के और लोग होते हैं धनी लोग, जिन्हें अपने धन का घमंड होता है। ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव, धनी लोग जिन्हें अपने धन का अभिमान होता है। कह रहा है कभी कि ये सभी प्रकार के जो लोग हैं, उच्च कुल में जन्म लेने वाले, अपने शक्ति पे अभिमान करने वाले, शक्ति का दिखावा करने वाले, सुंदरता पे अभिमान करने वाले, धन पे अभिमान करने वाले, ये जो सब लोग हैं, इन्हें ऐसे साधारण लोगों के जीवन इतिहास पे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका भी अंत इन्हीं ग्रामवासियों की तरह होता है। अवेट्स लाइक द इनइविटेबल आवर, जैसे कि गरीब, कमजोर और भद्दे लोग अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार चाहे उच्च कुल में पैदा हुए हों आप, चाहे आप कितने पावरफुल क्यों न हो, चाहे कितने खूबसूरत क्यों न हो, चाहे कितने धनी क्यों न हो, सबको एक न एक दिन मरना ही। तो जब सबका अंत निश्चित है तो फिर अभिमान, और वो भी इन भौतिक चीजों पे अभिमान क्या करना भाई? क्यों? उन्हें याद रखना चाहिए कि द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, शान का जो रास्ता जाता है ना, वो कब्र की तरफ जाता है, अर्थात मृत्यु की तरफ जाता है। यानी कि इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर बर्थ इन अ हाई फैमिली or of our wealth. Powerful, beautiful or wealthy persons may get honor and fame in this world, but their end is also just like the poor person, weak person, ugly person. So they should not proud of their material possessions. They should remember that the end of all is the same and that is death. तो ये रहा बेहतरीन पोयम। एक्चुअली इस कविता में कवि ने हमें यह भी सीख दिया है कि जो हम अपने नाम, ख्याति, शक्ति, धन के पीछे जो भागते हैं ना, ये सब बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन का एक ही यात्रा है, एक ही मार्ग है, एक ही लक्ष्य है, और वो क्या है? वो है डेथ। तो इस तरीके से इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि तभी तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।